यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 के, और आज की बारी है अपने मॉक टेस्ट नंबर 4 की। तो जो चौथा मॉक टेस्ट है इसका पीडीएफ मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, आई होप आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। तो अब आप टैली कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बैठे हैं। लेकिन दोबारा एक बार फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन में गलत भी हुए हैं तो अपने आप को डिप्रेस मत होने दीजिए, क्योंकि कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे। ओके, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ जी सर, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 का आ रहा है वो है ये, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के नेचर को, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती है? सबसे पहला बोलते हैं टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है। टीचिंग लर्निंग एक दूसरे से इंटीग्रली जो है वो क्या रिलेटेड है? हाँ जी बिल्कुल रिलेटेड है। फिर बोलता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ट्रेनिंग। ऐसा है क्या सर? टीचिंग अलग है, ट्रेनिंग अलग है, इंडोक्ट्रिनेशन अलग है, कंडीशनिंग अलग होती है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो ये आपका गलत हो गया। आगे, कंसर्निंग ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट। किसी भी तरह की टीचिंग की बात कर लीजिए, हर टीचिंग का एक ही मोटिव होता है, वो ये है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना, बोले तो स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। ये एकदम सही है। फिर बोलता है ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल नेचर। जितने भी गुड टीचिंग है सभी फॉर्मल होनी चाहिए? नहीं सर, बहुत सारे इनफॉर्मल नेचर की अपने को जो है वो शिक्षा भी मिलती है, घर से शिक्षा मिलती है, वो क्या फॉर्मल होती है? नहीं सर, तो ये भी आपका गलत हो गया। टीचर सीनियर पर्सन होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं सर, ये भी जरूरी नहीं है, छोटा बच्चा भी हमको बहुत चीज सिखा सकता है। आगे, टीचिंग एक सोशल एक्ट है वेयर, जबकि लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। ये बात एकदम सही है। तो आंसर जो आएगा इसका वो है 3। आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। इनमें से कौन सा लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हाईली रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है किसे? टीचिंग की इफेक्टिवनेस से। मतलब टीचिंग आपकी इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, वो लर्नर के किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है वो क्या है? बेस्ड है। तो सबसे पहले प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। अगर लर्नर को उस टॉपिक के बारे में जो आप उसको पढ़ाना चाह रहे हो, अगर उसके बारे में उसको पहले से नॉलेज है, तो आपके द्वारा कही गई चीजें उसको जो है वो जल्दी समझ में आएंगी। तो फर्स्ट इसका जो है वो आंसर है। नेक्स्ट, आपको मैचिंग करना है। यहाँ पे मेथड टीचिंग दे रखे हैं और साथ में आपको जो है वो दिया हुआ है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस और इफेक्टिवनेस। इनको आपस में मैचिंग करना है। तो लेक्चर मेथड को यूज करते हैं जहां पे आपको जो है कंटेंट डिलीवर करना लूसिड लैंग्वेज के अंदर, तो वहां पे आप लेक्चर फॉर्मेट को जो है लेक्चर मेथड को यूज करते हैं। डिस्कशन इन ग्रुप को हम यूज करते हैं कहां पे? ए थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? जहां पे आपको लार्ज नंबर ऑफ आइडिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को यूज करते हैं। एंड प्रोग्राम को क्या होता है? स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन। छोटे छोटे स्टेप्स में इसमें क्या होती है? प्रेजेंटेशन होती है विद द फीडबैक प्रोवाइडेड। तो आंसर जो बनेगा इसका दैट इज द थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोस व्हिच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव। इनमें से किसको हम लोग जो है वो बोलेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? तो सबसे पहला टीचर फॉर्मेटिव कौन सा होता है? एक होता है फॉर्मेटिव, क्या समेटिव? फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द कोर्स है उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, समेटिव एट द एंड ऑफ द कोर्स में जो है। तो पहला बोलता है ए टीचर अवॉर्ड ग्रेड्स टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। ऐसा होता है क्या? नहीं से, क्या टीचर जो है जो अवॉर्ड दे रहा है स्टूडेंट को, मतलब टीचर जो ग्रेड दे रहा है किसको? स्टूडेंट को। कब? आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद। ये कौन सा है सर? ये समेटिव है, ये फॉर्मेटिव नहीं है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद स्टूडेंट के साथ क्लासरूम में इंटरेक्शन करते हुए टीचर ने उसको करेक्टिव फीडबैक दिया, ये आपके फॉर्मेटिव का पार्ट है, सही है। टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट इन यूनिट टेस्ट के अंदर जो मार्क्स दिया गया सर, ये समेटिव का पार्ट होता है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। टीचर क्लैरिफाई करता है डाउट, स्टूडेंट के डाउट क्लास के अंदर क्लैरिफाई करना, वो है आपका फॉर्मेटिव का पार्ट, सही है। द ओवरऑल परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट की वो रिपोर्ट किया गया पेरेंट्स को एवरी 3 मंथ के इंटरवल पे, तो ये भी आपका समेटिव का पार्ट है, ये फॉर्मेटिव का पार्ट नहीं है। एंड लर्नर का मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन, तो ये आपके फॉर्मेटिव का पार्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए डी एंड एफ, बी डी एंड एफ 4। आगे जी, अगला क्वेश्चन है असर्शन बोलता है ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योर लर्निंग। जितने भी टीचिंग ये थे उन सबके पीछे जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि लर्निंग करना। ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। जितनी भी लर्निंग है क्या हमेशा टीचिंग से आती है? क्या सेल्फ नहीं होता? ये भी होता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर आएगा असर्शन 2 है, बट रीजनिंग फॉल्स है। आगे दो आपको एक तो रिसर्च टाइप और उनके कैरेक्टरिस्टिक करके मैचिंग करना है। फंडामेंटल रिसर्च जो है उसको यूज करते हैं कहां पे? जहां पे थ्योरी बिल्डिंग का काम होता है, तो एक आएगा सेकंड। अप्लाइड रिसर्च को हम लोग जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं कहां पे? एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, जिसको अलग अलग सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। एक्शन रिसर्च को हम यूज करते हैं किसके लिए? इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ द इंटरवेंशन। और इवैल्यूएटिव रिसर्च को हम लोग जो है वो यूज करते हैं क्या करने के लिए? फाइंड आउट करने के लिए द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो आंसर जो है इसका दैट इज फर्स्ट।
चलो जी आगे, विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटी बेस्ट डिस्क्राइब द साइक्लिक नेचर ऑफ द एक्शन रिसर्च। इनमें से कौन सा साइक्लिक नेचर है किसका, एक्शन रिसर्च का। तो एक्शन रिसर्च के अंदर आएगा प्लान, प्लान करने के बाद फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व और फिर रिफ्लेक्ट। तो ये आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च स्टेप इज नियर टू साइंटिफिक मेथड। देखिए किसी भी तरह की रिसर्च है वो हमेशा साइंटिफिक नेचर की होती है हमेशा। मैंने लिखा पहले यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। रिसर्च इज ऑलवेज साइंटिफिक वेदर इट इज ऑफ द सोशल साइंस या फिर वो प्योर साइंस हो, वो हमेशा जनरली जो है वो कैसी रहेगी, साइंटिफिक। तो साइंटिफिक रिसर्च मेथड है द फॉलोइंग बेसिक स्टेप। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसके अंदर ये बेसिक स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो है वो क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं जी, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं यस, फिर उसके बेस पर हाइपोथेसिस टेस्ट करते, हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं और फिर टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन बनाते हैं जो बना दिया, फिर प्रिडिक्शन लगाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे प्रिडिक्शन को और लास्ट में यूज करेंगे रिजल्ट को टू मेक द हाइपोथेसिस और प्रिडिक्शन। तो जनरली रिसर्च हाइपोथेसिस के अंदर हम ये सब स्टेप फॉलो करते हैं जी। अब ऊपर ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस बतानी है कि रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपको जो है वो रिसर्च स्टेप की कुछ सीक्वेंस जो है वो बतानी है। आपको स्टेप दिए हैं उनको आपको अरेंज करना है। तो इसका आंसर जो है वो था सेकंड। सबसे पहले परसीव करना प्रॉब्लम सिचुएशन को, यस, लोकेट करना एक्चुअल प्रॉब्लम को, यस, उसको डिफाइन करना, यस, फिर हाइपोथेसिस करना, यस, रिड्यूस करना कॉन्सिक्वेंस उसके, यस, और टेस्ट करना हाइपोथेसिस इन एक्शन। तो आंसर जो है इसका वो क्या है, सेकंड। आगे, द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च एथिक्स, जो रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम है इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी, वो किससे जुड़ी है, वो है आपका एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। कि जब आप रिसर्च की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके बदले उसके बेस पे या उसके जो आपने लिखा उसके अंदर, तो क्या उसके लिए आपके पास में जो है वो एविडेंस, नेसेसरी एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है, तो वो वहां पे जो है रिसर्च एथिक्स आपका जो है वो काम करता है। तो 9th का जो आंसर है दैट इज 4। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से किस एक्टिविटी के अंदर पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड द क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर, कहां पे ये सबसे ज्यादा होती है, मतलब क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जो है वो कहां होती है, वो होता है पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो वहां पे जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर सेमिनार जो है वो चलते रहता है। तो वहां पे आप लोग जो है वो क्या करते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होती है नर्चरिंग करने का, क्रिएटिविटी को और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का। आगे, ये आपका पैसेज था तो पैसेज का आंसर मैं डायरेक्टली लिख दिया, इसमें कुछ कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप डायरेक्टली देख लेना। 11 का सी, 12 का ए, 13 का बी, 14 का डी और 15 का डी। अब 15 के बाद आया जी 16। 16वां क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस। एक स्टिमुली है, ठीक है, उसके एक्सेप्टेंस होने का नॉन एक्सेप्टेंस होने का डिफरेंस जो है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, वो बेस है किसका, तो वो बेस है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके अंदर पर्सन जो है वो अटेंड करता है टू वन और फ्यू सेंसरी इनपुट को स्टिमुली वाइल इग्नोरिंग द अदर वन, मतलब किसी एक को एक्सेप्ट करना बाकियों को क्या करके, इग्नोर करके। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिलेक्टिव अटेंशन। आगे, असर्शन दे रखी है इनिशियल मैसेज टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय द टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल, बोलता है उसका क्रिटिकल होना जरूरी नहीं है। देखिए जब कभी भी टीचर जो है पढ़ाना शुरू करता है तो शुरुआत के अंदर एक बात बता देता है, ठीक है, उसका इनिशियल एक मैसेज देता है भी इस चैप्टर से जो है हम ये चीज आपको सिखाने वाले हैं, तो क्या उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, सर वैल्यू होती है उसकी जी। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये बोल रहे हैं नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश द इंटरेक्शन लेटर, तो ये तो गलत है, क्योंकि जो बात शुरू में बोलेंगे तो उसके लिए क्या होता है, एक माइंड के अंदर जो है वो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है और उसी के बेस पर जो है पूरा लेक्चर आपका डिवोट होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो जरूरी नहीं है, तो पहले तो गलत हो गया। फिर रीजनिंग में बोल रहे हैं मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट आर लर्निंग। मोर कंट्रोल द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर आपको जितना कंट्रोल होगा, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर आपका जितना कंट्रोल होगा उतना ही आपका जो है वो कंट्रोल रहेगा बच्चों की लर्निंग के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, अगर आप चीजें जो आप बोल रहे हो बच्चों के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर वो सोच समझ के करोगे तो उतनी जितने सटीक वे में आप कम्युनिकेशन करोगे उतना सटीक वे में जो है बच्चा चीजों को समझेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या, असर्शन तो फॉल्स है बट रीजनिंग क्या है, ट्रू है। आगे असर्शन दिया गया, बोलता है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इट इज ए नेचुरल एबिलिटी, कम्युनिकेट करना नेचुरल एबिलिटी है, नहीं सर, कम्युनिकेट करना क्लासरूम के अंदर वो एक लर्न्ड एबिलिटी है। अच्छा जी, आगे बोलता है इफेक्टिव, तो ये तो गलत हो गया जी। फिर बोलता है इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। तो आंसर जो है वो क्या, असर्शन फॉल्स है बट रीजनिंग ट्रू है। आगे अगला है जी आपका असर्शन दिया गया, बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन यहां पे यह है कि सर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है क्या, तो मैंने लिखा उसके बारे में। ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंदर जो सेंटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को हु हैज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट नीड टू रीच समवन एल्स एंड ए फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी क्रूशियल टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। तो इसके अंदर सेंटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल को जिसके पास में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वहां पे फीडबैक का भी प्रावधान करता है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। तो क्लासरूम
कम्युनिकेशन एक ट्रांजेक्शन प्रोसेस है। फिर आगे बोलता है टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑफ पर्पसिव। बोलता है टीचर जो है वो इस अजम्पशन पे काम नहीं करता कि स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो पर्पसिव नेचर का होता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, स्टूडेंट टीचर तो इसी बेस पे काम करता है, अगर स्टूडेंट का फीडबैक आएगा तो ही टीचर को पता चलता है कि उसकी जो इफेक्टिव टीचिंग जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो रीजनिंग जो है वो क्या हो गया, गलत। इसका रीजन बता भी रखे क्योंकि स्टूडेंट फीडबैक आर टू बी टेकन सीरियसली। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजनिंग क्या है, फॉल्स है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसके लिए आपको बताना कौन कौन सही है। तो पहला, नॉन वर्बल नेचर का जो कम्युनिकेशन है वो भी स्टिमुलेट करता है आइडिया को, बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक लर्न एबिलिटी है, बिल्कुल है। कम्युनिकेशन इज नॉट यूनिवर्सल पैनिक किया, बिल्कुल सही बताया, यूनिवर्सल पैनिक नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, वो चेंज होता है लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं होता। ये चारों इसके फीचर है। फिर आगे बोला मोर कम्युनिकेशन मींस मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ही इफेक्टिव लर्निंग होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर क्लासरूम के अंदर जो है वो बेफालतू की बातें ज्यादा होने लगी तो कम्युनिकेशन तो ज्यादा हुआ बट इफेक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड लास्ट, वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न, जो आपने सीखा थ्रू द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर द स्टूडेंट, वो इशू नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो ये गलत है क्योंकि स्टूडेंट जो क्लासरूम में सीख के आता है उसको वो अप्लाई भी करता है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, गलत। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए बी सी एंड डी। आगे अगले टर्म बतानी है -1 5 15 20, इसके आगे क्या होगा। तो -1 5, दोनों का गैप कितना 6, 5 से 15 का गैप कितना 10, 15 से 29 का गैप कितना 14, 29 से आगे बताना है। अब देखो यहाँ पे जो है वो गैप 6 से 10 में गैप कितना 4, फिर आगे 4, फिर आगे अब बताओ 14 प्लस में 4 करूंगा तो क्या आएगा 18, तो 29 में 18 को आप ऐड कर लो, आंसर आएगा 47, तो इसका आ गया 47। आगे नेक्स्ट हम बतानी है ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी एस बी एल। तो बताइए आगे क्या होगा। तो यहां पे देखो ए और डी के अंदर जो है वो क्या +3 का रूल लगा। फिर आइए आगे एक एक बढ़ते जा रहा है। तो अब +3 +4 +5 +6 और फिर +7। तो इसके बाद एस के अंदर जो है वो आप आगे इसको एम के बाद ये +7 का आगे क्या एस और इसमें +6 का आ गया और फिर +7 करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है जी, जेड आ जाएगा। इसके बाद फिर अगर आगे बढ़ते हैं ये बी और जी के अंदर जो रूल है वो क्या +5 का, +5 +6 +7 +1 और +9। और फिर आगे बी और डी और के अंदर जो रूल है वो कौन सा +7 का, तो +7 +8 +9 +10 और +11 का। तो इस तरीके से आप करोगे तो आंसर आएगा आपका क्या ZKW। आगे बोलता है वाराणसी को कोड किया गया WCUESGZQ। तो बताओ कोलकाता को जो है वो कैसे कोडिंग करोगे। तो इसमें जो कोडिंग है जो है वो इस तरीके से हुई है वाराणसी के अंदर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ये रूल लगा है। तो यहां पे भी आप ऐसे करोगे +1 K +1 L O +2 O के बाद ये O फिर P और Q फिर L +3 L के बाद M N O, इस तरीके से आप करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4। चलो जी आगे बोलता है अगले क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करते हुए राकेश को टू हर हस्बैंड ए वुमन सेड। एक लेडी ने जो है वो राकेश को इंट्रोड्यूस करते हुए जो है वो क्या कहा, हिज राकेश का जो ब्रदर फादर है, राकेश के जो भाई के जो फादर हैं, राकेश के भाई के फादर मतलब राकेश के फादर हो गए, इज अ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंड मदर। ये जो है ना ये मेरी दादी के अकेले लड़के हैं। अगर ये इसकी दादी का अकेला लड़का है तो मतलब ये इसका भी फादर हो गया, हाँ जी। तो राकेश का भी फादर, राकेश के भाई का भी फादर और इस लड़की का भी फादर हो गया, हाँ जी। तो मतलब ये आपस में बताओ राकेश जो है वो उस लड़की से कैसे रिलेटेड है। तो राकेश उसका क्या हो गया बोलो, मतलब ये लड़की राकेश से कैसे रिलेटेड है, ये इसकी हो गई है सिस्टर। आगे 2 नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो 2:5। अगर 16 को ऐड करते हैं दोनों नंबर के अंदर तो उनका रेशियो जो है वो होता है 1:2। तो नंबर बताओ वो क्या क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये नंबर है मान लो 2x:5, ये इनका रेशियो हो गया। अब इसको जोड़ लो, 2x में अगर 16 जोड़ूंगा और अपॉन में 5 प्लस में 16 जोड़ूंगा तो रेशियो क्या बनेगा 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा कितना 16। अब जोड़ लो 2x:5x मतलब 16 और ये कितना आ गया 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो आंसर आएगा 32:80 का 4। आगे सुपीरियोरिटी ऑफ द इंटेलेक्ट, ध्यान से समझना क्वेश्चन को क्या बोलता है। बोलता है सुपीरियोरिटी ऑफ द इंटेलेक्ट डिपेंड करता है अपॉन इट्स पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वन थीम इन द सेम वे। उसी तरीके से मतलब कंपैरिजन की जा रहा है, उसी तरीके से उसको जो है ये पावर डिपेंड करता है जैसे ए कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट ऑल द रेज दैट स्ट्राइक अपॉन इट इनटू 1 पॉइंट। तो इसको ये किस तरह की जो है वो स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं एनालॉजी, जहां पे बात जो है वो की जा रही है किसका सिमिलैरिटी का। चलो जी आगे आओ जी। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है गिवन बिलो आर द 2 प्रीमाइसेस, 2 प्रीमाइसेस है उसके बेस पे 4 कंक्लूजन आपको दे रखे, बताना है कौन सा सही है। पहले बोलता है मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट। मोस्ट
किसकी बात हो रहा है? मोस्ट ऑफ द डांसर की, जो कि फिजिकली जो है वो क्या है? फिट है। ठीक है, मोस्ट का मतलब क्या? सम। तो सम डांसर फिजिकली फिट, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये हो गए जो आपके डांसर और ये हो गया फिजिकली फिट। ठीक है, फिर बोलता है मोस्ट ऑफ द सिंगर है डांसर, जितने भी सिंगर है मोस्ट ऑफ द सिंगर वो क्या है? डांसर। तो ये हो गया ये सिंगर। तो इसके बेस पर आपको जो है बताना है, पहला मोस्ट ऑफ द सिंगर फिजिकली फिट, क्या सिंगर फिजिकली फिट है? नो, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ डांसर सिंगर है? जी बिल्कुल है। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन डांसर, फिजिकली फिट डांसर है? जी बिल्कुल ये है। उसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन सिंगर, क्या इन दोनों में रिलेशन है? नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बी एंड सी, बी और सी बोलते हो सेकेंड ऑप्शन। आगे अगला आया, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए प्री सपोजिशन इन द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का जो एक पहला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है कि इंडक्टिव रीजनिंग ऐसी है जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब जो आपकी प्रीमाइसिस बोल रही है तो कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइसिस को क्या करता हुआ हो? फॉलो करता हुआ हो। कैसा हो? फॉलो करता हुआ हो। आगे, इफ द प्रोपोजिशन डोमेस्टिक, अगर एक प्रोपोजिशन है कि डोमेस्टिक एनिमल आर हार्डली फेरोशियस, अब ये क्या है? ये सम नोट की सिचुएशन है। सम नोट कौन सी होती है? ए ई आई ओ में, स्केयर ऑपोजिशन के अंदर वो सम नोट कौन सी होती है? ओ टाइप। ठीक है, अगर ओ टाइप जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो बताओ इनमें से कौन सी जो है सर्टेनली ट्रू होगी? अगर मान लो ओ टाइप की स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? फॉल्स होती है, तो आई ए और आई सर्टेनली ट्रू होंगी और ई सर्टेनली फॉल्स होगी। ये रूल होता है, इसको याद करके जाइएगा। ओके, अपनी बुक में दिया भी हुआ था मैंने। तो अब यहां पे बताइएगा कि ए और आई, ए कौन सी होती है? सर ए जो है वो होती है आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और आई कौन सी होती है? वो होती है आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर कौन सी? ऑल और सम वाली। तो ऑल सम वाली जो है वो सही होंगी। वो कौन सी? ऑल डोमेस्टिक एनिमल फेरोशियस, ये मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल फेरोशियस, आई। तो ये दोनों आपकी सही होंगी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए एंड बी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ओ टाइप की स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो डेफिनेटली ट्रू जो है वो कौन सी होंगी? ए और आई टाइप की। तो आपको मालूम होना चाहिए ए और आई वाली कौन सी होती है। ए होती है कौन सी? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जो ऑल की सिचुएशन होती है, और आई होती है कौन सा? पर्टिकुलर अफर्मेटिव, जो सम की सिचुएशन होती है। दोनों पॉजिटिव है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेन डायग्राम मेथड। अगर वेन डायग्राम मेथड की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला, इट इज ए मेथड टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। जो वेन डायग्राम है उसके थ्रू हम लोग जो है वो क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। बिल्कुल करते हैं। इट रिप्रेजेंट बोथ द प्रीमाइसेस ऑफ द सिलोग इन वन डायग्राम। बिल्कुल है। इट रिक्वायर 2 ओवरलैपिंग सर्कल, इसके अंदर 2 ओवरलैपिंग सर्कल होते हैं। सर 2 नहीं 3 होते हैं। क्या होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इट रिक्वायर 3 ओवरलैपिंग सर्कल। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई है? गलत हो गई है। आगे, टेबल दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको दे रखा है डेटा किसका? प्रोडक्शन का, एक्सपोर्ट का और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस का। इसके बेस पे जो है वो आपको कुछ सॉल्यूशन करना है जी 5 क्वेश्चन का। ओके, तो आपको जो डेटा दिया हुआ है 2012 से 2016 तक का, और किस किस का है? प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन बता रखा है केजी के अंदर कितना हुआ, ये एक्सपोर्ट है। ओके, तो अब प्रोडक्शन हुआ है टोटल 186 का, एक्सपोर्ट हुआ 114, तो बाकी आपने क्या कर लिया? कंज्यूम। तो मैंने ये कंजम्पशन निकाल लिया। कैसे निकला? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है जी। अब नीचे लिखा भी हुआ है कि कंजम्पशन अगर निकालना तो कैसे निकलेगा? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट करके। और पर कैपिटा कंजम्पशन निकालना तो कैसे निकला? कंजम्पशन ले लो, अपॉन में कर दो पॉपुलेशन इन मिलियन। ठीक है, अब एक एक करके अपने को जो है वो आंसर जो है वो करने हैं। पहला बोलता है जी परसेंटेज इंक्रीज हुआ कंजम्पशन में ऑफ द राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर, किस साल के अंदर जो है सबसे ज्यादा हुआ? तो अब देखो 2013 के अंदर जो है अब 2012 में कितना था? 72.5। 2013 में कितना हो गया? 88 हो गया। तो बताइए कितना बढ़ा? तो जितना बढ़ा 88 में से 72.5 माइनस करो, अपॉन में 72.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से चारों साल को निकालोगे, लेकिन 2015 के अंदर बढ़ा नहीं है बल्कि क्या हो गया? कम हो गया। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस पीरियड के अंदर हुआ? तो सबसे ज्यादा जो है वो हुआ 2014 में। तो आंसर आएगा 2014। आगे बोलता व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014। 2014 के अंदर बताओ कंट्री की पॉपुलेशन क्या है? तो देखिए पर कैपिटा कंजम्पशन का फॉर्मूला जो था वो क्या था? कंजम्पशन अपॉन में पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन अगर इधर चला जाएगा तो पर कैपिटा इनकम नीचे आ जाएगा। तो कंजम्पशन था 108 2014 में, और पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी है? 38.7। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.79। तो आंसर आएगा थर्ड। आगे रेशियो बताना है एक्सपोर्ट का टू द कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड ऑफ द हाईएस्ट इन द ईयर। इन 4 में सबसे ज्यादा जो है वो रेशियो हाईएस्ट कहां पे है? तो कंजम्पशन ये है आपका एक्सपोर्ट, और ये क्या है जी? कंजम्पशन। रेशियो द एक्सपोर्ट टू द कंजम्पशन ये बताना है। तो आपने इसको निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग करोगे तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे आएगा? 2012 में 1.57।
आगे बोलता है इन विच किस साल के अंदर पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो सबसे हाईएस्ट है। पॉपुलेशन का फॉर्मूला हमको मालूम है, वो क्या है, कंजम्पशन अपॉन में, बोलो सर कंजम्पशन अपॉन में पर कैपिटा कंजम्पशन। 2013, 14, 15, 16 निकाल लो। 2013 का मैंने निकाल लिया, कंजम्पशन अपॉन में पर कैपिटा ये 2.5। 2014 का ऊपर निकाल लिया, कितना था 2.79। 2015 का 2.59, 2016 का 3.02। तो सबसे ज्यादा जो है वो 2016 में 3.02। और जो डीआई का लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस। एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस निकालना था, तो हर साल का जो है वो जोड़ो, अपन में 5 करो, आंसर आया था। हर साल का एवरेज जो है, हर साल का कंजम्पशन आ गया 72.5, 88, 108, 105, 127, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा 100.14। चलो जी आगे अगला बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ बातें बता रखी है, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी ट्रू है। पहला, आईसीटी इज द एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब ये होता है सर, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपका पी तो गलत हो गया। क्या वो बोलता है कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एग्जाम्प्लीफाई आईसीटी इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ। कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आप कन्वर्ज हो रही है, नई नई चीजें जो निकल के आ रही हैं, डेट एग्जाम्प्लीफाई करते हैं आईसीटी को, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या था, मर्जिंग ऑफ द ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड द कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू ए कॉमन केबलिंग सिस्टम। ये बात एकदम सही है, तो इसके अंदर ये सब चीजें आती हैं, तो इसका क्या पी स्टेटमेंट जो गलत है, लेकिन क्यों क्या है सही है। आगे बोलता है एक नया लैपटॉप हैज बीन प्रोड्यूस। एक नया लैपटॉप जो है वो प्रोड्यूस किया गया है डेट वेट लेस, जिसका जो वेट है वो कम है, छोटा भी है देखने में, एंड यूज लेस पावर प्रीवियस देन द प्रीवियस लैपटॉप। जो प्रीवियस पुराने जो लैपटॉप आते थे बड़े बड़े, उनसे पावर भी वो कम लेता है। तो बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी को जो है उसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। पहले वाले जो लैपटॉप थे उसके अंदर जो है वो आती थी हार्ड डिस्क, एचडीडी बोलते हो हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि बड़ी होती थी। अब जो है हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह जो है वो आ गई क्या, एसएसडी बोलते हो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ये छोटी सी चिप होती है, तो इसकी वजह से जो है एक तो वेट भी कम हो गया और साइज भी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एसएसडी, और फास्ट भी हो गया। आगे गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड, आपको ये ईमेल फील्ड दे रखी है, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी। बताओ कि स्वामी कौन कौन से ईमेल एड्रेस को जो है वो देख सकता है व्हेन ही रिसीव द मैसेज। जब उसको जो है वो मेल आएगी तो किस किस ईमेल एड्रेस को जो है वो देख सकता है। भेजने वाला जो है वो कौन है, भेजा किसको ये बता रखा है आपके, ram@test। सीसी जो है वो कौन है, rajtest.com, ravi@test.com, और बीसीसी ये स्वामी को किया गया, और ये ठीक है। अब एक बात देखिएगा यहाँ पे जो है, जो बीसीसी है ना वो किसको, वो 2 वाले को देख सकता है, और जो सीसी वाले को देख सकता है। तो 2 में, और जो अपना किसी और को भी अगर बीसीसी किया गया तो उसको वो जो है वो नहीं देख सकता, ये बात ध्यान रखना। तो वो रामा@test को नहीं देख सकता, लेकिन वो राम@test को, राज@test को और रवि@test को देख सकता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। आगे पुट द फॉलोइंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर के अंदर आपको लगाना है। देखो करेक्ट ऑर्डर वैसे होता क्या, पहले होता है सबसे छोटी बिट के बाद आएगा निबल के बाद में आएगा बाइट के बाद केबी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पेटाबाइट पीबी। ठीक है, तो आपको लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है सबसे छोटा जो है वो है जो कौन सा आपका बिट के बाद में जो है फिर आएगा जी आपका बाइट के बाद में आएगा किलोबाइट के बाद में आएगा आपका क्या, एमबी के बाद में फिर आएगा जी आपका क्या, जीबी, और जीबी के बाद में आएगा जी आपका क्या, पीबी, टीबी, टेराबाइट। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। चलो जी आगे नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू द कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्ड में विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला, रोम रीड ओनली मेमोरी जो है वोलेटाइल होती है। सर रीड ओनली मेमोरी जो है वोलेटाइल नहीं होती है, गलत, नॉन वोलेटाइल है। फिर बोलता है रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल से पता, रैम आपकी वोलेटाइल है। आगे सेकेंडरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल है, नहीं सर सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। तो ओनली क्यों जो है वो क्या है, ट्रू है। आगे बोलता है फ्लाई ऐश, जो उड़ के जो वो धुआं जो आता है ना, तो फ्लाई ऐश जो वो उसके पार्टिकल्स होते हैं, प्रोड्यूस इन द थर्मल पावर प्लांट इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स है फॉर यूज इन। जिसको आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो किसमें, एग्रीकल्चर एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट में इस्तेमाल कर सकते हो, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में कर सकते हो, डैम या वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए कर सकते हो, और ब्रिक इंडस्ट्री के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 4। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर ऐसा है जिसकी कोई शुरुआत नहीं और ना ही कोई एंड है, वो है जी आपका क्या, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। आप बता नहीं सकते कब से पड़ा है। आगे असर्शन दिया गया, बोलता है इंडोर पोल्यूशन इज अ सीरियस हजार्ड। जो इंडोर पोल्यूशन होता है मतलब किसी एक प्रीमाइसिस के अंदर कोई पोल्यूशन हो गया मान लो, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन, वो एक सीरियस हजार्ड है। यस बिल्कुल सही बात है। बोलता है रीजन ये है क्योंकि जो डिस्पर्सल होता है ना एयर पोल्यूटेंट का इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरमेंट। वो क्या होता है, लिमिटेड होता है इंडोर एनवायरमेंट, लेकिन जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, हजार्ड्स नेचर का होता है। तो दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है।
आगे, विच द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द रिवर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा, मतलब जो आपकी जो नदियां हैं वो आपकी खराब हो रही हैं, तो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो कौन सा, वो है जी आपका अनट्रीटेड सीवेज, जो ये है। आगे, इंडिया हैज अ लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन हमसे पहले जो है वो दो नेशन और भी हैं, एक है जी आपका यूएस और एक कौन सा, चाइना। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है किसका, इंडिया का। आगे, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो परस्यू करते हैं पीएचडी प्रोग्राम, कहां पे, जो कर रहे हैं आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के अंदर, 4। आगे, इसके बाद ये 4 ना ये खराब थे, 4 रिपीट हो गए थे तो इनको मैंने अलग से लिख दिया। एक वेरिएबल जो मेजर करता है इफेक्ट ऑफ द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज नोन एज, एक ऐसा वेरिएबल जो मेजर करता है इफेक्ट, किसमें मैनिपुलेशन, एक दूसरे वेरिएबल में मैनिपुलेट करने की वजह से किस वेरिएबल में इंपैक्ट जो आएगा उस इंपैक्ट को चेक करेंगे, तो कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, नेक्स्ट असर्शन दिया गया, बोलता है एम्पैथी जो है एक असेंशियल है फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटर। ये बात एकदम क्या है, सही है। अगर आप जो है समानुभूति अगर आप जताएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, सही बात है। रीजन बोलता है एम्पैथी लिंक करता है टीचर और स्टूडेंट को, एम्पैथी जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्या करता है, लिंक करता है। दोनों बातें एकदम क्या है, ट्रू है। आगे, सेट 1 सेट 2 देखें, आपको मैचिंग करना है इसमें। सबसे पहले स्वयं प्रभा जो है वो क्या, फ्री D2H चैनल है, कितने, 34 D2H चैनल जो है बनाए हुए हैं। ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान जो है वो क्या है, ज्ञान एक टैलेंट पूल है ऑफ द साइंटिस्ट का एंड एंटरप्रेन्योर का फॉर एंगेजमेंट विद द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ज्ञानवाणी की बात करें तो ज्ञानवाणी जो है वो क्या है, FM एजुकेशन रेडियो सिस्टम है। और ज्ञान दर्शन की अगर बात करें तो ज्ञान दर्शन जो है वो क्या है, एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है। और ज्ञान धारा की अगर बात करें तो ज्ञान धारा जो है वो क्या है, इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है। आगे, नेक्स्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर 10+2+3 स्ट्रक्चर जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया इन द स्टेटमेंट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो वो कौन सा था, कोठारी कमीशन। ओके जी सर, लो जी ये हो गया जी आपका कंप्लीट 50 क्वेश्चन के जो मॉक टेस्ट था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको मैचिंग कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन ठीक बैठे। ओके, और अपने ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ओके, और डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। अपना जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के ऊपर रखो, रिजल्ट क्या आने वाला है उसके ऊपर नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो तुम्हारा अच्छा आना ही है, तुम्हारा तो JRF कंफर्म होना ही है। बस अपने प्रिपरेशन के ऊपर जो है पूरा फोकस रखो, ठीक है ना, और सब कुछ सही होगा। ओके बोलो हाँ जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।